बात करते हैं 10वें ओरिएंटेशन की, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप या लैडर शेप्ड ओरिएंटेशन। देखिए लैडर शेप्ड ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल में जो पर्वतीय ढालों पर ढाल के अनुसार कई स्तरों पर डेवलप होता है। यानी कहाँ डेवलप होगा ये? लाई ऑन माउंटेन स्लोप्स मैनी लेवल्स अकॉर्डिंग टू स्लोप। एक्चुअल में इसका डेवलप जो होता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, ये पहाड़ी क्षेत्रों में डेवलप होता है, माउंटेनियस एरियाज में डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए कि एक माउंटेन है और इस माउंटेन पर क्या होता है, इसकी जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, उसको सीधा करके और वहाँ पर क्या किया जाता है, सेटलमेंट डेवलप होता है। जैसे इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सीधा करके इस तरह से, आगे इस तरह से, तो ये एक स्लोप है जहाँ पर फिर यहाँ पर डेवलप हो गया, यहाँ पर डेवलप हो गए, यहाँ पर डेवलप हो गया, तो अलग अलग लेवल पर है ना, इसलिए कहा गया मैनी लेवल्स अकॉर्डिंग टू स्लोप। तो स्लोप के अलग अलग लेवल पर ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ी बन गई हो, इसीलिए इसको कहा गया सीढ़ी नुमा प्रतिरूप या लैडर शेप्ड ओरिएंटेशन। इसी तरह हम लोग दूसरी साइड भी देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हो गया, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से। ये सीढ़ी नुमा, पहाड़ को काट के क्या करते हैं, जो स्लोप है उसको पहले प्लेन किया जाता है, स्लोप को प्लेन करने के बाद फिर वहाँ पर जो है उस प्लेन एरिया में जो है हाउसेस डेवलप होते हैं, सेटलमेंट डेवलप किए जाते हैं। साथ ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीढ़ी नुमा खेती, लैडर शेप्ड जो है एग्रीकल्चर भी वहीं पर किया जाता है। स्पेशली जितने भी माउंटेनियस एरिया है, चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड का कोई भी माउंटेनियस एरिया हो, वहाँ पर इस तरह के जो सीढ़ी नुमा या हम कहें कि लैडर शेप्ड ओरिएंटेशन गए, यहाँ पर भी ये डेवलप हो गए, जो है इस तरह से माउंटेन स्लोप्स को प्लेन करके जो है अधिवास बनाए जाते हैं, सेटलमेंट डेवलप किए जाते हैं या सेटलमेंट डेवलप हो रखे हैं। और इस तरह के विलेजेस माउंटेनियस एरिया में ही हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पर माउंटेनियस एरिया की बात करते हैं तो इंडिया में हिमालयाज, फिर वर्ल्ड की बात करते हैं तो रॉकीज, एंडीज, आल्प्स माउंटेन रेंज जो है, या हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स पर्वतीय पदीय क्षेत्र जो है, इन सभी पर्वतीय क्षेत्र में माउंटेनियस एरिया में आप देखिए कि ये विश्व के सारे जितने भी माउंटेन्स का मैंने यहाँ पर नाम लिया, चाहे वो हिमालयाज की बात करी हो, रॉकीज की बात करी हो, एंडीज हो या आल्प्स हो, ये सभी विश्व के नवीन मोड़दार पर्वत हैं, है ना, न्यूली डेवलप्ड माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट हाईएस्ट हाइट है अभी। और वहाँ पर इस तरह के जो है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप या हम कहें कि लैडर शेप्ड जो है ओरिएंटेशन देखने को मिलता है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो हाउसेस होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी स्लोप पर जगह को फ्लैटर करके, समतल करके जो है जगह जो बनाई जाती है वो छोटी जगह होती है, तो जो हाउसेस होते हैं उनके बिटवीन जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ जो है पास पास बने हुए मकान होते हैं, या फिर कहीं पर जगह ही कम होती है स्लोप पर, तो वहाँ पर हमको बिखरे हुए या छितरे हुए भी जो है घर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? सीढ़ी नुमा प्रतिरूप या लैडर शेप्ड ओरिएंटेशन में, जो कि हमें मोस्ट ऑफ माउंटेनियस रेंज में मिलेगा। मोस्ट ऑफ क्या, ऑब्वियसली माउंटेनियस रेंजेस में मिलेगा, लाइक हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स और जो भी दूसरे माउंटेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में मिलने वाले। नेक्स्ट हमारा जो ओरिएंटेशन है वो है मधुछत्ता प्रतिरूप, जिसको कहा जाता है बी हाइव ओरिएंटेशन। एक्चुअल में बी हाइव ओरिएंटेशन जो है वहाँ पर जो सेटलमेंट डेवलप हुआ है, जो सेटलमेंट का शेप डेवलप हुआ है, या हम कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम लोग, क्योंकि ये डिवीजन कर रहे हैं बसाव की आकृति के आधार पर, यहाँ पर एक्चुअल में ये जो ओरिएंटेशन डेवलप होता है ये गुंबद नुमा झोपड़ी के गाँव के कारण होता है। किस कारण होता है? गुंबद नुमा झोपड़ी के गाँव, यानी विलेजेस ऑफ डोम्ड शेप्ड हट्स। वहाँ पर क्या होती है कि उस विलेज में जो हट्स होती हैं, जो झोपड़ियाँ होती हैं, वो डोम शेप्ड होती हैं, या हम कहें गुंबद नुमा होती हैं। यानी कि हम ऐसे इस तरह से देख सकते हैं कि जो झोपड़ियाँ होती हैं वो हमें
ये झोपड़ी है तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा वो इस तरह का डोम शेप्ड होता है। तो ये ऐसे पास पास बनी हुई होती है, काफ़ी पास पास बनी हुई है, इस तरह की डोम्ड शेप हम कह सकते हैं झोपड़ियाँ होती हैं इस तरह से। तो ये जो डोम शेप झोपड़ियाँ हैं, जब इनको ऊपर से देखते हैं, इनका सैटेलाइट व्यू देखते हैं या फिर ये कहें कि इनका वायु फोटो चित्र देखते हैं हम लोग, ठीक है, एरियल व्यू देखते हैं, तब ये हमें ऊपर से केवल इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो डोम शेप दिखाई दे रहे हैं, केवल ये इस तरह की छतरियाँ दिखाई देती हैं इस तरह से। तो इस तरह की जो छतरियाँ हमको दिखाई देती हैं, इसलिए हम इसको जो है मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरह से छेद बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा, उस तरह के छेद से ये दिखाई देती है हमें, इसलिए हम इसको मधु छत्ता प्रतिरूप या कहें बी हाइव ओरिएंटेशन कहते हैं कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जैसे छेद बने हुए होते हैं, उस तरह की कुछ ये दिखाई देती हैं। इसके लिए आप जो है आपकी बुक में जो फोटो दी हुई है उसको देखकर आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब ये है कहाँ पर? तो सबसे पहले तो जो है जूलूज और अफ्रीका में एक ट्राइब है, जनजाति है जूलू जनजाति, और बहुत पुरानी जनजाति है। आपने नाम सुना होगा क्रिकेटर लांस क्लूजनर का, वो भी जूलू जनजाति से ही आते थे, जूलू ट्राइब से ही आते थे। तो जो जूलू ट्राइब है उनके जो हाउसेज हैं, उनके जो मकान है वो इस तरह के बने हुए हैं जो बी हाइव ओरिएंटेशन को डेवलप करते हैं। इसी तरह से भारत में भी एक जनजाति है टोडा ट्राइब। टोडा जनजाति जो है वो कोस्टल आंध्र प्रदेश में है, जो आंध्र प्रदेश का समुद्र तटीय प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती है। एक फिशरमैन ट्राइब है, ऐसी ट्राइब है जो मछली पकड़ने का कार्य करती है, और उनके जो आवास है, उनके जो घर है, उनके जो हाउसेज है, वो भी उनकी कई जो झोपड़ियाँ हैं, वो झोपड़ियाँ भी कुछ इसी तरह की डोम्ड शेप होती हैं, गुंबदनुमा होती हैं, और गुंबदनुमा होने के कारण वह भी ऊपर से देखने पर हमें मधु छत्ता प्रतिरूप या बी हाइव ओरिएंटेशन में दिखाई देती हैं। उसके बाद कुछ अन्य प्रतिरूप हैं, अदर ओरिएंटेशंस हैं जिनकी हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो ओरिएंटेशन हमें दिखाई देता है या जो बताया गया है वो है नाभिकीय या न्यूक्लियर ओरिएंटेशन, जिसको हमने अभी पहले भी पढ़ा था, पहले भी बताया था मैंने जब सर्कुलर ओरिएंटेशन की बात मैं कर रहा था। तो उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि जब भी सर्कुलर ओरिएंटेशन डेवलप होता है तो पहले न्यूक्लियर ओरिएंटेशन के रूप में डेवलप होता है। वही चीज़ हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा कह सकते सेंटर, विलेज का जो सेंटर है, गांव का जो केंद्र है, चाहे वो धार्मिक केंद्र हो, चाहे वो किसी मुखिया का घर हो, तालाब हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो उसके चारों ओर जब धीरे धीरे क्या होना शुरू होती है, मानव की बसावट शुरू होती है, ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप होता है। तो जो शुरुआती रूप होता है उसका, है ना, जिसको हम कह सकते हैं शुरुआती रूप जो होता है वो न्यूक्लियर ओरिएंटेशन कहलाता है। शुरुआती रूप जनरली जो है किले के चारों ओर या जो गांव के मुखिया के घर के चारों ओर धीरे धीरे जो छोटी छोटी बस्तियां डेवलप होना शुरू होती हैं, वो नाभिकीय प्रतिरूप या न्यूक्लियर जो है ओरिएंटेशन के अंदर आती है। उसके बाद आता है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप या जिसे हम कहेंगे सेमी सर्कुलर ओरिएंटेशन। सेमी सर्कुलर ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसा कि हमने देखा था सर्कुलर ओरिएंटेशन में कि एक तालाब था और उस तालाब के चारों ओर मानव की बस्ती डेवलप हुई थी। यहाँ पर क्या होगा कि चारों ओर ना होकर हम इस तरह से इसको हाफ कर लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, केवल सिंगल साइडेड तालाब कह लीजिए या कोई भी सेंटर, गांव का सेंटर कह लीजिए, गांव का कोई भी केंद्र कह लीजिए, धार्मिक स्थल भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, या मुखिया, जैसा मैंने अभी बात करी, मुखिया का घर भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके सिंगल साइड जो है क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि आपको आधे चांद जैसा दिखाई दे रहा है, अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है, होल सर्कुलर ना होके सेमी सर्कुलर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम सेमी सर्कुलर ओरिएंटेशन कहते हैं, जिसमें जिस भी सेंटर पॉइंट के किनारे जो डेवलप हो रहा है, जो भी विलेज के सेंटर पॉइंट, गांव के जिस भी केंद्रीय क्षेत्र के किनारे जो
सेटलमेंट डेवलप हो रहा है, प्रतिरूप डेवलप हो रहा है, वो सिंगल साइड ही होगा, पूरी दोनों तरफ नहीं होगा, इसीलिए वो अर्धचंद्राकार स्वरूप में या सेमी सर्कुलर वे में हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है टेढ़ा मेढ़ा, या इसको हम कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड। ऑब्वियसली कहीं पर भी बस जाना, कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा रोड है, उसके किनारे टेढ़ा मेढ़ा अलग सा जो है हाउसेस का प्रति डेवलप हो जाना, या अजीब खेतों के बीच में अजीब सा डेवलप हो जाना, इसको हम कह सकते हैं कोई प्लान्ड वे नहीं है कहीं पर भी किसी भी तरह से, बस केवल बस्ती की बसावट हो जाना, उसको हम टेढ़ा मेढ़ा या डिस्टॉर्टेड कह सकते हैं। फिर आता है मकड़ी प्रतिरूप। ये एक इम्पॉर्टेंट ओरिएंटेशन है जिसे हम स्पाइडर ओरिएंटेशन का नाम भी देते हैं। स्पाइडर ओरिएंटेशन एक्चुअल में हम कहें कि हमारे अरीय प्रतिरूप, या फिर हम कहें कि जो हमारा रेडियल ओरिएंटेशन है, कौन सा अरीय प्रतिरूप या जो रेडियल ओरिएंटेशन है, उसका एक डेवलप्ड वे हमने देखा था। देखिए अरीय प्रतिरूप में क्या होता है, अरीय प्रतिरूप में गांव के एक मुख्य स्थान से कुछ सड़कें निकल रही होती हैं, और उसके बीच में हम देखते हैं कि इस तरह से मकान बन जाते हैं, और उसको हम नाम दे देते हैं अरीय प्रतिरूप, या इस तरह से देखिए, क्योंकि ये गोल हो गया तो इसको हम नाम दे देते हैं अरीय प्रतिरूप या रेडियल ओरिएंटेशन। यही रेडियल ओरिएंटेशन जब आगे बढ़ता है, जब इन सड़कों के किनारे भी क्या होता है, आगे बढ़ी हुई सड़कों के किनारे क्या हुआ, सेटलमेंट डेवलप होने लगे, हाउसेस बनने लगे, तो हम देखते हैं कि स्टार शेप्ड ओरिएंटेशन डेवलप हो जाता है ना, तारा प्रतिरूप जिसे हम कहते हैं, वो तारा प्रतिरूप जो है यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ये देखिए स्टार शेप्ड डेवलप हो गया। अब क्या होता है कि इसी स्टार शेप में अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कुछ गलियाँ और बनी इस तरह से, और फिर उसके बाद में फिर इनके किनारे ये जो गली या रास्ते थे, इनके दोनों ओर क्या हुआ, इस तरह से फिर मानव बस्ती बसने लग गई, हाउसेस बनने लग गए, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इन मुख्य सड़कों को या और जो दूसरी सड़कें हैं उनको जोड़ने के लिए क्या हुआ, रोड थी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो आप देखिए मकड़ी के जाल जैसा ये जो शेप है वो डेवलप हो गया, तो इसको हम लोग मकड़ी प्रतिरूप या स्पाइडर ओरिएंटेशन का नाम देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे जो ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप थे, जो ओरिएंटेशन थे, वो खत्म हुए, और ये सारे ओरिएंटेशन हमने देखे, समझे, और अब हम जो है अगले टॉपिक की ओर फटाफट से बढ़ेंगे, ताकि अगले टॉपिक इस रूरल सेटलमेंट से रिलेटेड टॉपिक को हम खत्म कर सकें। अब हम बात करते हैं ग्रामीण आदिवासियों की समस्याओं की। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। देखिए हम सब कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण क्षेत्र को हमने देखा भी है, ये कहें कि हम सबके कहीं ना कहीं गांव होते ही हैं, तो हम लोग बहुत सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को रूरल एरियाज़ की, ग्रामीण क्षेत्रों की जो है उनको पहचानते हैं। कुछ समस्याएं हैं जिनकी हम, जो मुख्य समस्याएं जिनको हम कह सकते हैं मेन प्रॉब्लम्स कह सकते हैं रूरल रीजन की या रूरल सेटलमेंट्स की, जो हमें देखने को मिलती हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ही देखने को मिलती हैं हम लोगों को। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पहली जो प्रॉब्लम है, पहली जो समस्या है वो है
आवागमन के साधनों का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। देखो गांव में लोगों को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता, गांव से शहर जाने के लिए या अन्य किसी भी जगह पर जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता। रेगुलर हम कहें कि रेगुलर टाइम पर बसेस अवेलेबल नहीं होती हैं, अदर भी मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता। सड़कें जो हैं, जो रोड्स हैं वो अच्छी नहीं होती, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन के मोड वहाँ पर ज़्यादा डेवलप हो भी नहीं पाते। सड़कें अच्छी नहीं है तो फिर बसें वो क्या चलेंगी। हर गांव ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है ना, ट्रेन रेल रूट से कोई जुड़ नहीं सकता हर गांव। तो इस तरह से बेसिकली वहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड्स ही हैं, और रोड्स की जो पोजीशन है, स्थिति है वो बहुत बेटर नहीं है, जो अवेलेबल है वो भी। तो वहाँ पर जो एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं अवेलेबल है प्रॉपर वे में। अगर बसेस चलती भी है तो दिन में एक आ गई, दो आ गई, या नहीं भी आई है ना, अपना खुद का व्हीकल लेके जाना पड़ा तो उसको भी ले जाने में बड़ी समस्या आ जाती है अगर रोड प्रॉपर नहीं है। तो इस तरह से आवागमन के साधनों का अभाव या लैक ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो हमें देखना पड़ता है। जो हम कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यहाँ पर जो है पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ही अवेलेबल होती हैं, है ना। वही लोगों को यूज़ करना पड़ता है, खुद के व्हीकल का यूज़ करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो पूरे सोसाइटी के लिए जो जनरल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए वो विलेजेस में अवेलेबल नहीं हो पाती। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्वच्छ पेयजल का अभाव, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कई जगह तो जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो कई जगह पर तो पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर ही अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्लीन की तो क्या बात करें। और जहाँ पर अवेलेबल है बहुत सारे विलेजेस में वहाँ पर वो प्रॉपर क्लीन नहीं है। हम नागौर क्षेत्र की यहाँ पर बात कर सकते हैं, नागौर रीजन की, राजस्थान के, जहाँ पर जो पानी है उसके अंदर जो पूरा का पूरा पानी है वो इस तरह के केमिकल युक्त है, इस तरह के केमिकल जिसे हम फ्लोराइड कहते हैं, फ्लोराइड युक्त है कि लोगों को वहाँ पर उसकी वजह से कई बीमारियां होने लगी। उस एरिया का नाम ही कुबड़ पट्टी या कुबड़ बेल्ट रख दिया गया, क्योंकि वहाँ पर फ्लोराइड वाला पानी पीने के कारण, फ्लोराइड युक्त वाटर को यूज़ करने के कारण लोगों की जो कमर है वो झुक गई और एकदम से कुबड़ निकल आया। तो इस तरह की समस्या हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है कि वहाँ पर स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है, स्वच्छ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता। और जब पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध नहीं होगा तो फिर आगे के विकास की तो हम बात कर ही नहीं सकते। और साथ में उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, बहुत सारी बीमारियां लोगों को पैदा हो जाती है। जैसे मैंने अभी कुबड़ पट्टी का नाम लिया, एक अभी कुबड़ बेल्ट का नाम लिया नागौर रीजन की, जहाँ पर पानी में फ्लोराइड होने के कारण लोगों की हड्डियों में दिक्कतें हो गई और उनकी कमर झुक गई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देन फिर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। गांव में प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है। अब वो डॉक्टर्स की, अगर हॉस्पिटल है तो प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में अगर कोई भी विलेजर बीमार होता है, गांव का व्यक्ति बीमार होता है, तो उसको जो है नियरेस्ट जो टाउन होता है, कस्बा होता है, वहाँ पर ले जाना पड़ता है। लोगों को टाइम भी लगता है, कई बार इस टाइमिंग में ऐसा होता है कि डेथ्स भी हो जाती हैं लोगों की। अगर वो कोई गंभीर रूप से बीमार है तो उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही। अगर वो फैसिलिटीज़ इन अ विलेज अवेलेबल हो तो शायद वो व्यक्ति बच जाता। बट वही चीज़ है कि इसीलिए कहा गया कि लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो है, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसका नुकसान ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा जो है उठाना पड़ता है। टाइमली जो है पेशेंट को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती इस रीज़न के कारण। जब भी टाइमली, क्योंकि हेल्थ केयर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइमली हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर अवेलेबल हो जाए ना किसी पेशेंट को तो उसकी जान बच जाती है। और जब टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाती तो हो सकता है उसकी डेथ तक हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है विद्युत आपूर्ति का अभाव, लैक ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और गाँव में ठीक है, आज के समय में हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ विलेजेस तक
इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, वो पहुंच तो गई बट अवेलेबल कितनी होती है। ऐसे विलेजेस तक हैं जहां पर पूरे 24 आवर्स में शायद 8 आवर्स भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी तो सारे गैजेट्स उनके यूज के नहीं रहे, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, कुछ भी उनके काम का नहीं रहा अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। अगर वो अपने एग्रीकल्चर वर्क में भी, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता ही है पानी देने के लिए, पंप चलाने के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी वो उसका यूजेस नहीं कर पाते, नई टेक्नोलॉजी का यूज इसीलिए नहीं कर पाते कई विलेजर्स कि विलेज में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती, अगर वो करना भी चाहें तो इससे दोनों ही चीजें हैं, उनका सेल्फ डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो वो लोग उसका यूज करके अपने एग्रीकल्चर वर्क को जो है डेवलप कर पाएंगे, लेकिन वो भी वो डेवलप नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और जो एक हम कहते हैं कि साधारण रूप से अब एक व्यक्ति को बिना इलेक्ट्रिसिटी के, गर्मी में पंखा अवेलेबल नहीं है, बिजली नहीं है, तो ना तो पंखा है ना कूलर है, एसी की तो बात ही नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। तो आप देखिए कि कितनी हार्श लाइफ हो जाती है उनकी, उनका जीवन कितना कठिन हो जाता है। फिर रोजगार के अवसर नहीं, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में लोगों के पास आज के समय में, जब भी हम विलेज की बात करते हैं, अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं, तो हमने कहा कि मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो वहां पर प्राइमरी वर्क में लगी हुई है। अब प्राइमरी वर्क क्या क्या होते हैं हमने देखा, एग्रीकल्चर है, कृषि है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, हमने कहा वस्तुओं का संग्रहण है, गैदरिंग है, फूड गैदरिंग है, ठीक है। तो इस तरह के वर्क वहां पर लोग कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में वो वर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन जितना वो वर्क कर रहे हैं क्या उतना प्रोडक्शन उस अकॉर्डिंग हो पा रहा है, जितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं उतना हो पा रहा है भैया। और फिर ये वर्क भी, हम लोग एग्रीकल्चर वर्क की बात करें तो पूरे टाइम तो अवेलेबल होते नहीं है, सीजनल है ना, खरीफ की फसल के टाइम, रबी की फसल के टाइम, या जो भी वहाँ पर फसल होती है उस समय वहाँ पर जो है उपलब्धता होती है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की। देन फिर अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर 3 तरह की जो प्रॉब्लम, जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, 3 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हमें विलेजेस में देखने को मिलता है। पहला एब्सोल्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पूर्ण बेरोजगारी। एब्सोल्यूट यानी पूरी तरह से बेरोजगार, उसके पास कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना उसके पास एग्रीकल्चर, हो सकता है उसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं हो तो एग्रीकल्चर भी नहीं कर पा रहा हो, वो एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं कर पा रहा, पशुपालन भी नहीं कर पा रहा, तो कोई वर्क नहीं कर पा रहा, व्यक्ति ठाला बैठा हुआ है या कोई वर्क ही नहीं उसके पास में, ठीक है। दूसरा है छिपी बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है विलेजेस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति वैसे तो एम्प्लॉय होता है, वैसे तो वो रोजगार प्राप्त होता है, उसको वही खेत में काम कर रहा है ना, 10 बीघा खेत है, उसमें वो परिवार के 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन ले रहे हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन उस 10 बीघा खेत से हो रहा है, लेकिन उस खेत में एक्चुअल में उतना प्रोडक्शन करने के लिए 5 लोग काफी है, 5 लोग मिलके काम करके वहां पर उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर परिवार के पूरे लोग लगे हुए, 10 के 10 लोग काम करे हुए। तो एक्चुअल में वहां पर हमें छिपी हुई या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन 5 लोग कर रहे हैं उतना ही प्रोडक्शन मिलकर 10 लोग कर रहे हैं, 5 लोग कर सकते हैं उतना प्रोडक्शन मिलकर 10 लोग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो 5 लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं वो असल में छिपी बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रसित है, उनका प्रोडक्शन में कोई रोल ही नहीं है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम जो है विलेजेस में हमें स्पेशली एग्रीकल्चर वर्क में देखने को मिलती है। फिर है मौसमी बेरोजगारी या जिसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई देखिए स्पेशली खेती की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की, तो उसका एक सीजन होता है, और सीजन में स्पेसिफिक सीजन में स्पेसिफिक जो है क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, फसलों को उगाते हैं और उससे प्रोडक्शन लेते हैं। तो जिस स्पेसिफिक सीजन में हमें क्रॉप्स को ग्रो करना है उस समय वर्क है, तो उस समय तो हम लोग एम्प्लॉयड हैं, उस समय लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। लेकिन जिस सीजन में वहां पर खेती होती ही नहीं है तो लोग ठाले बैठे, फ्री बैठे, कोई भी वर्क नहीं है, तो उसको हम कहेंगे
मौसमी बेरोजगारी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होता है, व्यक्ति गांव में रहना पसंद नहीं करता, वो क्या करता है आसपास के कस्बों में, टाउन्स में, सिटीज में मूव कर जाता है। किसकी तलाश में? एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। तो विलेजेस में लोग भी कम हो जाते हैं, काम करने वाले लोगों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो वर्किंग पर्सनल्स है वो ही कमी हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचना तकनीक व दूरभाष सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीफोन फैसिलिटीज। वैसे अगर मैं बात करूं आज के समय की, तो आज के समय में विलेजेस में इस प्रॉब्लम में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी विलेजेस में भी प्रॉपर जो है टेलीफोन फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई हैं, आईटी फैसिलिटीज भी काफ़ी हद तक उपलब्ध होने लग गई है, अवेलेबल होने लग गई है, पर फिर भी उस लेवल की नहीं है जो शहरों में उपलब्ध होती है। और जब ये आईटी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होती, टेलीफोनिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती, तो लोगों के लिए एक बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि आईटी और टेलीफोन जो है ये यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है इसका लोगों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, अब उनको अगर कोई टेलीफोनिक बात करनी है, अगर उस गांव में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आईटी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को दूसरे गांव जाना पड़ेगा या शहर जाना पड़ेगा, तो उसका अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट होगा, उसका अननेसेसरी जो है पैसा भी खर्च होगा। और आज के समय में तो जितनी भी कृषकों से रिलेटेड, फार्मर्स से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बहुत सारा सिस्टम जो है हमारा, अगर हम इंडिया की बात करें और लोकल लेवल की बात करें, तो ऑनलाइन हो चुका है। तो उन सब के लिए भी उसको बाहर जाना पड़ेगा, तो उसका अननेसेसरी टाइम और मनी दोनों ही स्पेंड होगा, पैसा और समय दोनों ही खर्च होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव, लैक ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेजेस में जो है ना तो उच्च शिक्षा संस्थान है, ना ही तकनीकी शिक्षा संस्थान है, बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो अगर बच्चे को, और उच्च तकनीकी की क्या बात करें, हम लोग सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आज भी बहुत सारे विलेजेस में अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो बहुत दूर अवेलेबल है। लोगों को, बच्चों को बहुत दूर तक ट्रैवल करके मूव करना पड़ता है। तो जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो भी, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ विलेजेस में ही अवेलेबल हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, हम सेकेंडरी या मिडिल एजुकेशन की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तो क्या होगा कि वहाँ के लोग वहीं रह के सीख पाएंगे और अपने सीखे हुई नॉलेज का वहीं पर विलेज में ही यूज़ कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि बंदे को पढ़ने के लिए, विलेज का, गांव का कोई भी बंदा है, उसको पढ़ना है, उसको आगे हायर स्टडीज़ करनी है, टेक्निकल स्टडीज़ करनी है, तो उसको नियरेस्ट जो भी है अवेलेबल टाउन है या सिटी है, वहाँ पर मूव करना पड़ता है। पास के गाँव में उसको जाना पड़ता, शहर या कस्बे में उसको जाना पड़ता है। तो या तो जो सक्षम होगा वो आगे चला जाएगा, है ना, और जो सक्षम नहीं है उसको अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, उसकी स्टडीज जो है वो वहीं पर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गांव में देखने को मिलती है। अगर वहाँ पर ये हायर और टेक्निकल एजुकेशन हो तो बहुत सारे लोगों की स्टडीज खत्म ना हो, छूटे नहीं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, अननेसेसरी लोड से लोग बच सके। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी रूरल सेटलमेंट की, ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं थी जो हमने देखी। तो इसी के साथ हमारा जो रूरल सेटलमेंट से रिलेटेड टॉपिक, ग्रामीण अधिवासियों से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, ये ख़त्म होता है। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।